डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। अब तक हमने क्या पढ़ा था? क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारे लेसन का नेम है। तो आज हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत जो हमारा बीता हुआ कल है उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? क्या चीज़ कैसे कैसे हम जानेंगे कि हमारा अतीत कैसा था? तो आगे हम पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत है जो हमारा बीता हुआ कल है, उसकी जानकारी को हम कई तरीकों से जान सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। इनमें से पहला तरीका क्या है? जो अतीत में जो बीते हुए कल में लिखी गई बुक्स थी उसको ढूंढना होगा और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती हैं, एक तो प्रिंट से, अब जैसे ये बुक है ये हमारी प्रिंटेड है, और जो हम हाथ से लिखते हैं उसे पांडुलिपि लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। यानी कि जो अंग्रेजी में पांडुलिपि है उसका अर्थ मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से लिया गया? लैटिन शब्द मेन्यू से, और जिसका हिंदी में अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियाँ हैं, ये ताड़पत्र जो हमारे ताड़पत्र होते हैं और हिमालय के क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नाम का जो हमारा पेड़ है उसकी छाल से विशेष तरीके से ये भोजपत्र पर लिखी गई है। जैसे हम नीचे देख रहे हैं, ये हमारे ताड़पत्र या भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई है। इतने वर्षों में इनमें से पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। इतने वर्षों में इतनी जो कई साल बीत गए, इनमें से कुछ पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ अपने आप ही नष्ट हो गई। फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब जैसे कि इतने वर्ष में तो कीड़ों ने भी खा लिया और कुछ नष्ट भी हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ तो आज भी हमारे पास हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ कहाँ हैं? मंदिरों में हैं, विहारों में हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, इन पुस्तकों में क्या क्या मिलता है? धार्मिक मान्यता मिलती है, व्यवहार, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियाँ हैं, विज्ञान के बारे में, सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? महाकाव्य है, कविताएं हैं और नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कई तो संस्कृत में लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। जो कि आदि अन्य कोई और पुस्तक है वो प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो साधारण लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इन अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं, हम इन अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ऐसे अभिलेख का अध्ययन कहाँ मिलता है? ऐसे लेख है पत्थर अथवा धातु, यानी पत्थर है या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर मतलब उत्कीर्ण गढ़े हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ये ऐसे उत्कीर्ण क्यों करवाते थे? ताकि लोग तो उन्हें देखें भी, पढ़ें भी और उनका पालन भी करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। इन ऐसे अभिलेखों में जो राजा और रानियों सहित यानी इनके साथ साथ अन्य स्त्री पुरुष भी इसका विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखते थे। यानी उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण मिलता है? लड़ाइयों का अर्जित यानी जो विजय हासिल कर लेते थे उनका लेखा जोखा भी वो रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? अब इस पर लेख लिखवाने का क्या फायदा था? ऐसा करवाने में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई पुस्तकें, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई पुस्तकें अतीत में बनी यानी बीते हुए कल में बनी और प्रयोग में लाई गई।
ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन कर लेता है ना, वो पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों पे, जो ये हमारी वस्तु का जो अध्ययन कर लेते हैं, वो पत्थर और ईंट पर बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। वे औजार, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन अथवा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, जो लोग होते हैं वो खुदाई भी करवा सकते हैं, छानबीन भी करवा सकते हैं। इनमें से कई वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो पक्की मिट्टी के होते हैं, कुछ धातु की बनी होती है, वैसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होते। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों में भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां को भी ढूंढते हैं। इनमें से यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इससे क्या पता चलता है, क्यों ढूंढते हैं जानवर और चिड़ियों, मछलियों को, कि तो बीते हुए कल में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पतियों के अवशेष होते हैं वो तो बहुत मुश्किलों से मिल पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो भी उनके जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो बेटा आज हम यहीं तक रीड करेंगे। आई होप you all understand. Thank you and have a nice day.